अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान में बिजली के बिल एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं। जिस मुतवस्सित तबके ने पेट काट कर उधार लेकर या जमा पूंजी लगाकर छतों पर सोलर पैनल इस उम्मीद पर लगाए थे कि शायद बिजली के भारी भारी भरकम बिलों से निजात मिलेगी, उनके लिए अब बुरी खबर आ चुकी है। नेपरा ने एक ही बार में नेट मीटरिंग का निज़ाम ख़त्म करके नेट बिलिंग मुतारिफ करा दी है, जिससे सोलर सार्फिन को मिलने वाला फ़ायदा अब आधा रह जाएगा। यही नहीं बल्कि 2 करोड़ 80 लाख से जायद घरेलू सार्फिन पर 132 अरब रुपए के फिक्स चार्जेस का बम भी गिरा दिया गया है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि वो सोलर सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और वज़ीर आज़म ने नज़रसानी की हिदायत भी कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ रेगुलेटर ने खामोशी से इन इक़दामात पर मोहर तस्दीक सबत कर दी है, जिनसे गरीब तरीन तबके के बिलों में 75% तक इजाफे का खदशा है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत वाकई सोलर सार्फिन को बचाना चाहती है या महज एक सियासी बयान है? क्या आईपीपीज और सरकारी पावर नेटवर्क की नाअहली का बोझ अब बराह रास्त अवाम की जेब से निकाला जाएगा? और क्या क्लीन एनर्जी के ख्वाब को फिक्स चार्जेस के मलबे तले दबाया जा रहा है? इस मौजू पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त कराची स्टूडियो में साबिक वफाकी वजीर सुहेल वजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और लाहौर से सैयद फैज़ान अली जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। फैज़ान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुहेल वजाद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। जिन सोलर सार्फिन जो 4 लाख के करीब कहे जा रहे हैं, उनसे हुकूमत ने 7 साल का एक नेट मीटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मुआहदा किया था। अब हुकूमत ने उस मुआहदे को ख़त्म कर दिया। ये किस तरह का, एक होता है ना कोई भी एग्रीमेंट करते हैं उसकी सेंटिटी होती है, कैसे एक मुआहदा तोड़ सकते हैं? क्या है ये? मैं इसका जवाब सिर्फ एक जुमले में दे सकता हूँ। आईपीपी से तो मुआहदा नहीं तोड़ सकते। आप यही कहते हैं ना कि हम नहीं कर सकते। मुझसे कैसे तोड़ लिया आपने? मैं भी तो एक आपका कस्टमर हूँ। बिल्कुल। जब वो सप्लायर है तो मैं भी तो सप्लायर ही था ना। मेरी स्टेटस एक छोटी आईपीपी की है। सही। तो आप मेरे से मुआहदा तोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई आप पे पाबंदी नहीं। जिस वक्त ये पॉलिसी बनाई जा रही थी 7 साल पहले, मैंने कहा था इस पे गौर कर लें, इसकी हीटिंग पे। अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। उस वक्त आपको याद होगा जिक्र, मैंने कहा ये एक वक्त आएगा कि पहले प्रोग्राम में आपने कहा था कि अब ये सोलर आप निकाल लें, ये इसमें गड़बड़ शुरू हो जाएगी और ये इन्होंने बगैर सोचे समझे पॉलिसी बनाई है। जब कायदे आज़म वो बना तो उस वक्त भी मेरा प्रोग्राम है, आप उसे उठा के देख लें कि वहाँ से 1 मेगावाट नहीं जनरेट हो रहा था, और जो जनरेट हो रहा था वो ग्रिड में नहीं जा रहा था, और ग्रिड में जा रहा था सोलर पावर की बात। और अगर किसी को याद हो तो अब इस पर तफसील में जा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो हमारी मुनाफ़कत है कि एक तरफ तो हम कहते हैं हम उनसे नहीं तोड़ सकते, दूसरी तरफ बेचारा एक गरीब आदमी है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, जो कि कहीं भी नहीं है इस मुल्क में, तो वो उससे आप जब चाहे तोड़ लें, उससे जो मर्जी उसको बोझ डाल दें। अमीर वो जो आईपीपी अरबपति हैं, खरबपति, उन पर आप कोई फिक्स चार्ज, उनसे 132 ले लेना अगर लेना ही है तो। सही, इधर रखते हैं। फैज़ान साहब क्या कहिएगा आप? क्योंकि एक एग्रीमेंट हुआ है, गवर्नमेंट के लेवल पे एग्रीमेंट हुआ है, और सुहेल साहब कह रहे हैं कि अवाम से आप जो है उस एग्रीमेंट को ख़त्म कर सकते हैं, आईपीपी से आप नहीं कर सकते। क्यों ऐसा है? अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है ना, वो ये कहते हैं कि हमने आईपीपीज़ के साथ भी निगोशिएशंस की हैं, और वहाँ से हमने काफ़ी खातिर-ख्वाह कामयाबी भी हासिल की है, जिससे एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो फ्यूचर की, वो अर्ली रिटायर उनको की है। और उसमें अभी आपको न्यूज़ में भी पता लगता होगा। जहाँ तक लेकिन सर वो तो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट चीजें थी, यहाँ पे तो हुकूमत खुद प्रमोट कर रही थी ना। आम आदमी को तो हुकूमत ने लगाया था इस काम के ऊपर कि जनाब आप बिजली जो है वो दीगर जराए से पैदा करें। मैं एक जुमला बोल दूं, उस वक्त सोलर पैनल जाती में आ गए थे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एसआरओ इकोनॉमी है। जी, ठीक ठाक। और वो आपने कहीं खपाने थे, खपाने के बाद आपने कहा अब तो गड़बड़ हो गई, अब इसको जी फैज़ान की पॉलिसी होती है क्या यार? को ध्यान में रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ी कि आज मेरी पॉलिसी है कल यार 10 साल तो कम से कम चलाओ एक पॉलिसी को। फैज़ान साहब जी, अच्छा, इसमें मैं यही कहूंगा कि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई ज्यादा पैनल आ गए थे या कहीं किसी ने कोई ओवर प्रोक्योर कर लिए थे। ये एक नेचुरली एक मार्केट इस तरफ गई है, हमारी बिजली की कीमतें ज्यादा हुई हैं, ग्लोबल मार्केट्स में सोलर की कीमतें कम हुई हैं, तो ये वाइबल हो गया।
अब जब ये वाइबल हो गया तो 2-3 सालों में आपने देखा है कि इन्फ्लक्स ऑफ सोलर पैनल्स बहुत ज्यादा हुआ, लोगों ने बेतहाशा सोलर लगाया और एक जो अंदाजे के मुताबिक 33,000 मेगावाट सोलर पैनल मुख्तलिफ कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल में लग चुका है और 50,000 मेगावाट के करीब सोलर पैनल इंपोर्ट हो चुके हैं। अब जहां तक बात आ गई आपके कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट ये था कि हमारा 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट हर जो डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर है या जिसको हम नेट मीटरिंग कंज्यूमर कहते हैं उसके साथ हुकूमत ने किया हुआ। हुकूमती मौकफ अब ये है, वो ये कहते हैं कि हमने रेट्स का जो 27 रुपए के हिसाब से था वो मौकफ हमारा वहां का वहीं है, हम 27 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन जो बिलिंग मैकेनिज्म है वो हम चेंज कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर का जो बिलिंग मैकेनिज्म चेंज हो गया है, तो लिहाजा उनको वो पे बैक या वो रिटर्न नहीं, जो यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट थी वो रिटर्न अब नहीं रहेगा। उनको जाहिर बात है बिल आने लग जाएगा और चूंकि बिल आएगा तो फिर वो ऑफ कोर्स जिसका पहले बिल 0 होता था और उसका बिल आएगा, तो उस वजह से अवामी एहतजाज एक जो लाजमी नहीं है। तो क्या ये अवामी एहतजाज आप क्या ये अवामी एहतजाज गलत है? नहीं देखिए, वैसे अगर आप देखा जाए तो उनका अवामी एहतजाज तो जाहिर है उनका वजह है, ठीक है। आपने एक 7 साल का मुआहदा किया हुआ है और उसके बाद उसके बीच में मुआहदे में आके आपने उनका इस तरह बिलिंग मैकेनिज्म में रद्दोबदल की है, तो वो तो एक ऑफ कोर्स एक नेचुरल अमल आना था। लेकिन इसमें बस देखने की ये जरूरत है कि हुकूमत इसमें क्या चाह रही थी और क्या कहना चाह रही थी, क्या वो बात दुरुस्त है, क्या ये मैकेनिज्म सस्टेनेबल था इन द लॉन्गर रन, कितना सस्टेनेबल था। क्योंकि मैं आपको अब चूंकि टेक्निकल बात थोड़ी सी हो जाएगी, वो ये है कि जितने भी सोलर के जो नेट मीटरिंग के कंज्यूमर होते हैं, इनको भी एक ग्रिड से एक तार चाहिए होती है जिससे उनका इन्वर्टर चलता है। अच्छा, अब टेक्निकली तो अगर आप देखा जाए तो वो अब मेरे क्योंकि यूनिट टू यूनिट नेट ऑफ कर दिया तो मैं 1 रुपया भी नहीं दे रहा, ठीक है ना, गवर्नमेंट को तो मैं 1 रुपया नहीं दे रहा, मेरा बिल 0 हो गया हुआ है। लेकिन वहां से मैं तार और उनकी फैसिलिटीज और जारी बात यूज कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट कहती है कि चूंकि वो उस फैसिलिटी को मेंटेन करने की भी एक हमारी कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट तो आप कम से कम हमें दे, जिसकी वजह से वो जो बायबैक रेट है गवर्नमेंट ने कम की है और अब कुछ ना कुछ बिल आएगा। अब जाहिर है उसकी कोई ना कोई होगी, यकीनन। मैं एक जुमले में बता देता हूँ कि ये चीज आज पता चली इन्हें कि हमें तार देनी है ग्रिड से और ये ये तो पहले दिन से थी ना, ये तो सिस्टम तो अगेन फिर पॉलिसी फुकदान हुआ ना। ये तो आपने किसी ने टेक्निकली देखा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। उस वक्त भी मैंने ये जुमला कहा था कि भाई ये इसको गौर, अब उसमें तफसील में जाएंगे तो अवाम के लिए कोई फायदा नहीं। अवाम को तो ये देखना है कि मेरा बिल सही है या गलत नहीं, है। मैं अवाम की, अब आप एनर्जी पॉलिसी लेकर आए थे और उस वक्त अवाम को आप इस राह पर लगा रहे थे ना, तो बजाय इसके कि आप उनको रिलीफ देते, आपने नेट बिलिंग कर दी, फिर आपने यहाँ पे फिक्स आपकी अपनी मर्जी है, जिस मर्जी है, जिस वक्त आपको पैसे चाहिए, आपको 132 बिलियन चाहिए ना, तो आपने कहीं लगाने थे, मिसाल के तौर पर ये एक तौजी है बस खाली, और आपने कहा नेट मीटरिंग से। आप नेट बिलिंग किस, आप इन 4 लाख आदमियों को मेरे सामने बिठा दें, उनसे पूछेंगे नेट बिलिंग नेट मीटरिंग क्या होती है, उनको बेचारों को खुद नहीं समझ आएगी क्या हुई है। ये चीजें गवर्नमेंट ने ऑफर की थी, हमें एक कंसिस्टेंसी, आप कहते हैं फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आता। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा कि आप लोकल्स के साथ, ये तो लोकल इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा ना, कि आप किसी पॉलिसी पे कम से कम 5 से 10 साल तो चलाएं ना। और ये ख़ासतौर पे एनर्जी और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये 10-12 साल 15 साल की कंसिस्टेंसी पे चलती हैं। इनके प्राइसेस हैं, इनको नीचे लाना चाहिए। सारी दुनिया शोर मचा रही है कि यार हमारे इतने 6 यूनिट पे चलना चाहिए, 3 पे चलना चाहिए, सेंट्स पे, फलाने पे। हम चल रहे हैं पता नहीं 22 कितने पे, अब तो पता ही नहीं चलता कितना। मेरा तो बिल आता है, मैं यूनिट टोटल बिल को अपने यूनिट कंज्यूम से डिवाइड करता हूँ, तो कभी 60 नज़र आता है, कभी 55 नजर आता है। मैंने आपके सामने पूरा चार्ट भी बना के दिया था। तो ये मतलब मेरा इससे मतलब नहीं है, मैं तो इस वक्त एज ए लेमैन बात कर रहा हूँ आवाम की तरफ से। मैं एज ए हुकूमत में मैं तो नहीं हूँ ना जो मैं जस्टिफाई कर, लेकिन मुझे जो मैंने ओवैस लगारी साहब की तकरीर सुनी है ना, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल सहमत नहीं है आप ओवैस लगारी साहब से। अच्छा जी फैजान साहब, ये नए जो अब ये मंजूर शुदा कवानीन है, ये जो आपका नया जो लोड होगा उससे ज़्यादा की सोलर प्लेट्स आप नहीं मंगवा सकते, नहीं लगा सकते, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि आप नेशनल ग्रिड के ऊपर जाएं, वहीं से बिजली कैपेसिटी पेमेंट? नहीं देखिए, अब ये जो गुज़िश्ता जो जिन्होंने लगाए हुए थे ना सोलर, उस पे होता ये था कि आपको 1.5 टाइम्स कैपेसिटी अलाउड थी। हाँ। तो पता ये लगा कि लोगों ने उस 1.5 टाइम्स की कैपेसिटी से भी, जैसे अगर मुझे 15 किलोवाट अलाउड है, मैंने 30 किलोवाट लगाया हो, किसी को 30 अलाउड है, उसने 60 किलोवाट लगाया हुआ। तो ये जब एनालिसिस किया गया और जब बिलिंग का मैकेनिज्म से देखा, तो पता लगा कि ये तो बहुत ज्यादा एक रेगुलेटर। तो ये सोलराइजेशन तो दुनिया भर में हुई है ना भाई,
नहीं, और ये जी जी, रेगुलेटर लेकिन का वो एक फेलियर कायदे है। कानून के तहत होनी है ना। देखें, कायदे कानून के तहत हर चीज है। अब हो ये रहा है बेसिकली, ये रूफटॉप सोलर या जिसको कहते हैं सोलराइजेशन, इसकी पूरी एक जो इन्फ्लक्स है, ये जो मार्केट है, इसमें डिसिप्लिन आ रहा है। डिसिप्लिन रेगुलेटरी साइड पे भी आ रहा है, टेक्निकल साइड पे भी आ रहा है, कंज्यूमर एंड पे भी आना बहुत जरूरी है, ताकि कंज्यूमर को पता लगे कि उसने कितना सोलर लगाना है और बेहंगम तौर पे सोलर नहीं लगाना है। जब आप बेहंगम तौर पे सोलर किसी भी चीज को तो करेंगे इसको तो वो रेगुलेट ओवर करना सर, ये कैपेसिटी है। बेहंगम तौर आपको पर याद होगा, अच्छा मैं आपके 2 मिनट लूंगा, आपको याद होगा कि जब हम आईपीपीज ओवर प्रोक्योर किए थे, तब भी आप जैसे बड़े अच्छे लर्नर्ड मीडिया जर्नलिस्ट ने शोर किया था कि ये हमने ओवर प्रोक्योरमेंट कर दी है। इसी तरीके से अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर में ओवर प्रोक्योरमेंट होने जा रही है। क्यों हुई? लेकिन वो आपकी बात बजाय है कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है, और उस पर प्राइम मिनिस्टर उस पर नोटिस भी लिया है, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उनकी सैंक्टिटी बरकरार रखनी चाहिए। जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको आप फिर उसको एक चैनलाइज तरीके से उसको अच्छा, उसमें ये जो लेकर जो आए। ये मुझे बताइए फैजान साहब, जो हुकूमत ने इंटरनेशनल लेवल पे जो कमिटमेंट्स हैं ग्रीन एनर्जी के हवाले से, तो उसमें तो लोगों ने दुनिया भर जो है वो सब्सिडाइज करती है, तो हम वहां पर कहाँ खड़े जब हम वहां कोई ना कोई तो कमिटमेंट होगी ना ग्रीन एनर्जी के हवाले से। जी जी, हमारी जैसे 2030 तक हमने 60% रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना है, उसमें हाइडल भी शामिल है। तो आज हम अगर 2026 में है, 55% हम एनर्जी क्लीन एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, 5% रह गई है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम क्लीन एनर्जी को प्रमोट ना करें, क्योंकि क्लीन एनर्जी चीप एनर्जी भी है अगर उसको एक खास तरीके से या डिसिप्लिन तरीके से एड किया जाए। लेकिन अगर आप उसको बेहंगम छोड़ देंगे तो वो फिर नुकसान, हर चीज नुकसानदेह अच्छा, इस होती है। बेहंगम तो मैं तरीके आपको से ये किसने बताता चलूं छोड़ा कि था? हमारे जो मैं क्लीन इंटरप्ट एनर्जी कर के लूं थोड़ा टारगेट्स सा? है, सोहेल बजाज साहब कुछ ये पूछना चाह रहे हैं। किसकी नाअहली है कि बेहंगम तरीके से दैट्स छोड़ा द गया? पॉइंट कि ये Who is- बेहंगम तो तरीके से अगर ये ना हो गया जाए, है, रेगुलेटर कहाँ। नहीं, मुझे एक पूरा सवाल करने दें अच्छा, कि अगर ये बेहंगम एक सेकंड जरा, ये बताता इनका पॉइंट आने दें, फिर मैं चाहूंगा आप भाई, अगर रेस्पॉन्ड कीजिएगा। बेहंगम तरीके से हो गया तो किसी के ऊपर तो इल्जाम जाना चाहिए ना, जिसने ये बेहंगम हरकत की है, पॉलिसी बनाई, तो उसको तो जी, कम से कम कटघरे में लाएं कि भाई तू बता कि तूने क्यों ये पॉलिसी बनाई थी बगैर सोचे समझे। जनाब, टेक्निकल जनाब, हम जनाब। क्या मजदूरों से तो नहीं बनवा रहे ना, हम टेक्निकल लोगों से ही बनवाया ना। मुझे बोलने का थोड़ा सा हक दे दें, क्योंकि मैं आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वक्त, और कॉमन मैन को, कि देखें जी, हम जो भी पॉलिसी बनाते हैं, हम सब इंजीनियर्स ये सब बैठ के बनाते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता कि हम जब पॉलिसी बना के फिर उसको जस्टिफाई करते हैं कि हमने पॉलिसी गलत बनाई थी या हमने रेगुलेट सही नहीं की। ये एक लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि हम अपने आप को कंट्राडिक्ट कब तक करते रहेंगे। सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए जी। अच्छा, जी जी, मैं इसका ये जवाब दूंगा कि देखें, पॉलिसीज जो बनती है ना, वो उस वक्त के मियाद को उसका कोई होता है, या उस टाइम जिस टाइम बन रही होती है उसको मद्देनजर रखते हुए बनती है। अब ये पॉलिसी आई थी 2015 में। उस वक्त जो लीस्ट कॉस्ट ऑफ एनर्जी थी, जो सोलर से बनाने की जो कीमत थी, वो गालिबन कोई 14-15 रुपए के हिसाब से थी। अब इस वक्त अब जो सोलर से बनाने की जो कॉस्ट आ रही है वो 3 सेंट्स है, या कि आप कह लें कि 8 से 9 रुपए है। ठीक है, तो अब और खुद इस रेगुलेशन, एवल तो ये पॉलिसी नहीं, रेगुलेशन है, रेगुलेशन में भी 5 दफा मुख्तलिफ तब्दीलियां आ चुकी हैं। नहीं सर, ये जो पॉलिसी सर, फिर तो डे टू डे, ये तो फिर हर महीने चेंज करना पड़ेगा ना हमें। बिजनेस में यही आपने सीएनजी में देखिए, क्या हुआ था वो सर? नहीं सर, ये सीएनजी में भी तो मुझे ये सब बोलने कुछ हुआ दें था। सर। ये जब सीएनजी हो रहा था, जब एलएनजी आ रहा था, सब के बारे में हर एनर्जी पॉलिसी को बाद में आपने पछताएं। आज एलएनजी पे ये मुझे समझ नहीं आता कि कौन बनाता है ये पॉलिसीज। ये जब हम बता रहे होते हैं कि भाई ये पॉलिसी इस तरह ना बनाए, कैपेसिटी ओवर कर दो, ये दे दो, वो दे दो, इस वक्त ये हालत है कि हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। या तो फैजान साहब ये कहें कि दुनिया होता है तो चले, ऐसा नहीं होता। दुनिया बेहतर नहीं सर, मुझे एक जुमला बोलने दे। दुनिया पॉलिसी बनाने के बाद उस पॉलिसी को बेहतरी की तरफ रिवाइज करती है, खराबी की तरफ नहीं रिवाइज करती। हमारे यहाँ पॉलिसी बना के टोटल यू टर्न मार लेते हैं हम। दिस इज नॉट राइट। फैजान साहब, अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर बोल लूं तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है। 2022 में भी नेपरा के चेयरमैन थे, उन्होंने सुओ मोटो नोटिस देके इसको करना चाहे, उस वक्त भी अवामी रद्द-ए-अमल आया। 2024 में आपको याद होगा मेरा और आपका शो हुआ था, तब भी मैंने ये कहा। 2025 में भी ये हुआ। अब जब भी ये चेंज होने जा रही है तो ये अवामी रद्द-ए-अमल तो आ रहा है, वो तो नेचुरल है। अच्छा, ये चीज सारी पूरे डिफरेंट ममालिक में भी हो गई है जहां पाकिस्तान इसको फॉलो कर रहे हैं। जर्मनी में भी ये चेंजेस आई हैं, कैलिफोर्निया अमेरिका में भी ये चेंजेस आई हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ये चेंजेस आई हैं। उन्होंने इसी तरीके से बेहतर किया है, उन्होंने इसी तरीके यही पॉलिसी फिर अपनाई जो पाकिस्तान में यही पॉलिसी अपनाई है उन्होंने, यही पॉलिसी अपनाई है उन्होंने, बल्कि कदगन इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अपनाई हैं।
कि आप रिमोटली किसी बंदे का सोलर सिस्टम बैक एंड से कंट्रोल भी कर सकते हैं। हाँ, आप तो उसको करना लिमिट भी चाहिए। कर सकते हैं कि उसको 50%, अगर वो आपको 100% दे रहा है, आप उसको 50% पे लिमिट भी कर सकते हैं। ठीक। यहाँ अभी पाकिस्तान उस लेवल पे अभी नहीं गया, क्योंकि जाहिर बात है हमें हमारी क्लीन एनर्जी के सर टारगेट से हमारी हम जो उसको फ्लोप प्राइस दे है रहे हैं। बिजली की लेकिन वो having इतनी said ज्यादा that, है, मैं वो मैं उसको आता हूँ मान्य optimize नहीं। तरीके से क्योंकि आप बड़ी तय कर टेक्निकल मेरी कोशिश ये है कि जी, जी। अवामी अंडरस्टैंडिंग के लिए उस हवाले से हम बात करें। इस वक्त फैजान साहब भी मौजूद हैं, सुहेल वजाद साहब जी, भी जी। मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जी सुहेल साहब, फैजान साहब कह रहे हैं कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है, वहां पे भी ऐसे ही होता जी था। हाँ, हर चीज सारी दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिस है कि भाई उनकी प्राइस क्या है इस वक्त पूछ लें। वो तो सेंट्स में होगी नहीं, गालिबन। कितने सेंट्स में? फैजान साहब सर कितनी क्या? पॉइंट 1 सेंट से भी नीचे पे बैक पे बोले रहे हैं। 1 नहीं सेंट नहीं, से भी मैं आपको कहता हूँ बता अब रहा हूं। बिजली की कीमत क्या है टोटल जो कोई कंज्यूमर देता है, चाहे ग्रिड से दे चाहे कहीं से भी दे, हम देते हैं तकरीबन 18 या 22 सेंट है, जो मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कि जी सर, उससे- इंडस्ट्री और की वहाँ कीमत पर वहाँ वहाँ आपने थोड़ा सा कम किया है अभी थोड़े दिन पहले। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम जो कंज्यूमर है ये भी तकरीबन इतने के करीब ही दे रहा है, बल्कि ज़्यादा दे रहा है इंडस्ट्री से। तो मुझे ये बताएं कि एक कंज्यूमर जो ऑलरेडी फंसा हुआ है, तो गवर्नमेंट को उसे रिलीफ देना चाहिए या उसके ऊपर और बोझ डाल के उसे ये बना दिया जाए कि वो बेचारा कहीं से चोरी करे या कुछ गलत का। हमारी पॉलिसीज़ होनी चाहिए आवाम के मफाद में, ना कि अपनी जस्टिफिकेशन के कि मैंने गलती कर दी थी, मैंने फलां को उस वक्त दे दिया था फेवर, और उसके बाद आज उस फेवर को विड्रा करके मैं मेरे जैसे गरीब आदमी से बिजली का बिल ले लो। यार दिस इज नॉट द गवर्नमेंट, गवर्नेंस नहीं होती। गवर्नेंस एक दूसरा टेक्निकली वो सही कह रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा कि वो टेक्निकल, मैं भी बहुत बड़ी टेक्निकल अल्फाज बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद सीमेंस का हेड रहा हूँ कितने साल तक, मुझे पता है ये सारी चीज़ों का। लेकिन मेरा कहने का पॉइंट ले लें उनका, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, हमें लॉजिक चाहिए कि ये क्यों है। सर ये मुझे ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए 4 रुपए की कमी हुई है टैरिफ में, और आवाम फिर इसको किस तरह से देखे? वहां पर महंगी हो रही है और इंडस्ट्री, मतलब आप ऐसी क्या चीज़ एक्सपोर्ट बना के आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो है वो बार गुजरे उसका? अल्टीमेटली उसका फायदा होना चाहिए ना अवाम को। अगर हम कर भी रहे हैं तो हमें फायदा होना चाहिए, ना कि हम पे बोझ बढ़ता जाए। फैजान साहब जी, पहले तो सुहेल साहब को मैं ये बताता चलूं कि ये पॉलिसी जो है ना, जो गरीब अवाम की आप बात कर रहे हैं, तो हमारी 95% जो सिंगल फेज कंज्यूमर है ना, जिसको हम गरीब अवाम समझते हैं, उस पर तो ये पॉलिसी लागू ही नहीं होती। वो जो सिंगल फेज अवाम है वो वेरी हैप्पी, उसका जो बाय बैक रेट है ना 0 है, क्योंकि वो आपको वापस एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता। तो इस 95% जो 37 हमारा टोटल कुल सर मरे तो वो हैं जिनको इस राह पे आया था, वो तो बेचारे कहीं वो मरे सर, मरे अनफॉर्चुनेटली मेरी तरह के या आपकी तरह के गरीब या अमीर आप कह लें कंज्यूमर्स हैं, जो कि फायदा उठा चुके हैं, और अब वो कह रहे हैं कि अब मरे। लेकिन बहरहाल ये एक मैंने कहा पर्सपेक्टिव रख लूं, और पूरी दुनिया में रेजिडेंशियल तो फायदा उठा चुके हैं, उन्हें भी खत्म कर दें। इंडस्ट्री से ज्यादा होता है। अब हम आ जाते हैं सर आपके वो दूसरे वाले क्वेश्चन बट एक मैं आपसे उससे पहले आईपीपीज भी तो फायदा उठा चुके हैं ना, उन्हें भी मजबूर कर दें। मैं मान जाऊंगा। हाँ, खोल लेना कॉन्ट्रैक्ट खोल ले। बिल्कुल ठीक है, उस आईपीपीज ने भी फायदा उठाया है, जिसकी वजह से अरबों का फायदा उठाया सर, ट्रिलियंस में चला गया। 480 बिलियन का सर्कुलर डेट 4000 बिलियन का चला गया। लेट हिम कंप्लीट। जी फैजान साहब। जी सर आईपीपी देखें, वो जो चीज गलत है उसको गलत ही हम कहेंगे और गलत ही कहना चाहिए। आईपीपीज ने भी जहां फायदा उठाया है और उनके अर्ली टर्मिनेशंस भी हुई हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अभी अमेंड भी हुए हैं जहां अननेसेसरी उन्होंने फायदा उठाया। अब गालिबन वो दूसरे वाले सवाल पे हम आ जाते हैं जो आप बात कर रहे थे इमरान साहब, रिगार्डिंग द जो 4 रुपए अभी बिजली सस्ती की है इंडस्ट्रियल की। देखें, इंडस्ट्री ने अप्रोच किया प्राइम मिनिस्टर साहब को, और वक्तन फवक्तन वो इस बात पे कहते रहे कि अगर हमें जो बाकी हमारे तो अवाम कैसे अप्रोच करे प्राइम मिनिस्टर को? आपने कहा इंडस्ट्री ने अप्रोच किया, अवाम कैसे? जनरल मोइन हैदर ने खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब। किसने? जनरल मोइन हैदर साहब ने एक लेटर लिखा है वैसे। ओके जी, सर उस पे देखें उस पे सर एक्शन भी तो फिर लिया गया है, ऐसा बात नहीं है। अप्रोच करने का मकसद ये है कि कोई भी एनीबडी कैन राइट, एप्टमा और ये मुख्तलिफ जो एफपीसीसीआई की मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं वो वक्तन फवक्तन लिखती रही हैं, रेगुलेटर को भी लिखती रही हैं। और तो ये तो अपने मफादात के लिए लिखेंगे, हम के लिए कहाँ लिखेंगी यार? आप एप्टमा से समझ रहे हैं, एफपीसीसीआई से समझ रहे हैं, कराची चेंबर से समझ रहे हैं कि ये तो भाई मैं कहाँ गुफ्तगू को लेकर जाऊं? अवाम कहाँ है इसमें सर? मैं तो कुछ बोल नहीं सकता इस बात पे।
नहीं इससे देखिए ज्यादा सर, इंडस्ट्री जी, अब जो आप फिक्स चार्जेस की बात कर रहे हैं वो वही है कि वो जो इंडस्ट्रियल टैरिफ रिडक्शन हुई है उसका जाहिर बात है नहीं, अब कोई जो बात बुरी बात नहीं है, सब जगह क्रॉस सब्सिडी। रिडक्शन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी रिडक्शन ना करें, हमें तो ओवरऑल रिडक्शन करनी है एनर्जी में। जो फालतू पैसे जा रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस, जो कि हमने हमारी गलती है। यानी अगर आप हुकूमत में हैं तो इस वक्त, चाहे आप उस वक्त थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप जो हुकूमत को अपनी बात पे कायम रहना चाहिए कि क्यों उन्होंने इस तरह की अच्छा चले, मैं एक सवाल यहाँ पे आप ये इस पे भी एक्नॉलेज करें कि देखें 2024 से लेकर अब तक जो इंडस्ट्रियल टैरिफ है वो 16 रुपए कम हुआ है और जो रेजिडेंशियल है वो 11 रुपए कम हुआ है। तो आप इस पे भी अप्रिशिएट तो जरूर करना चाहिए। एफर्ट्स देखिए ऑन गोइंग है, ये चलती रहेंगी, आगे बढ़ा भी होती के रहेंगी। हम ये कह सकते हैं महबूब दिन की तरह बढ़ा के, और नहीं पहले हम negotiate कैंसर, करना है। पहले हम कैंसर से मर रहे थे, अब शुक्र अदा करें कि हम बुखार से मर रहे हैं, हम कैंसर से नहीं मर रहे। मरेंगे तो हम कैंसर से। ये मुझे बताइए फैजान साहब, लास्ट ये मुझे क्या इस बात की कोई जमानत दी जा सकती है, ये जो पॉलिसी फ्यूचर में चले, फ्यूचर में दे दें कि या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रिवाइज नहीं होंगे, और फिर दूसरा अल्टीमेटली इससे बिजली सस्ती होगी, आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। यार एतमाद खत्म हो जाता है आवाम का ना हर चीज के ऊपर। जी फैजान साहब जी देखें, जब आप किसी भी शोबे में डिसिप्लिन लेकर आएंगे और तो उसमें अब चूंकि वो टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं, जो अगले जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स होती हैं मोर और लेस, उसमें जब आपने अननेसेसरी एक्सपोर्ट्स की होती हैं या एक चैनलाइज तरीके से आप उसको एडिशन कर रहे हैं सोलर की, तो वो ऑब्वियसली इम्पैक्ट आता है इसका क्वार्टरली टैरिफ। ऐसा डिसिप्लिन, टैरिफ की रिडक्शन वाली ये ऐसा डिसिप्लिन हम देख रहे हैं कि जिसमें कैजुअलिटीज ही कैजुअलिटीज हो रही है। पहले डिसिप्लिन था, ये मान रहे हैं, अब डिसिप्लिन ला रहे हैं। तो भाई पहले डिसिप्लिन लिया और फिर ये मना किया था, और जिसने डिसिप्लिन किया था उसको तो कम से कम हमारे सामने लाएं। और सर साहब आपका ये मैं चाहूंगा कि रिकॉर्ड पे रह के अगले 5-7 साल बाद हम जब प्रोग्राम कर रहे हो तो उस वक्त हम इसी को कोट कर रहे होंगे कि अब डिसिप्लिन हो रहा है या पहले इनडिसिप्लिन था। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब आपका भी, और सुहेल वजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू फैजान साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, ये है तमाम मामला जो इस वक्त ज़ाहिर के बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन आवाम जिनकी जेबों के ऊपर ये डाका पड़ा है और जो कैजुअलिटीज़ हैं, चाहे उसकी कोई भी तौजी हो, जिम्मेदारी उसकी हुकूमत के ऊपर और पॉलिसी साज जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर ही आयद होती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और मौजू आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक। आज खित्ते की सियासत में एक नई तारीख रकम हो रही है। बांग्लादेश जो दिहाइयों तक एक ही सियासी तसल्लुत के साए में रहा, वहां के अवाम ने अपने वोट की ताकत से एक नए दौर का आगाज कर दिया है। 12 फरवरी 2026 के आम इंतखाबात के गैर हतमी नताइज ने साबित कर दिया है कि अवामी ताकत के सामने बंद बांधना मुमकिन नहीं। तारिक रहमान की क़यादत में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने मैदान मार लिया है, जबकि जमात इस्लामी एक बड़ी और फैसला कुन पार्लिमानी कुव्वत बनकर उभरी है। अवामी लीग के बैकआउट और जुलाई चार्टर के ज़ेरे असर होने वाले इन इंतखाबात ने न सिर्फ ढाका बल्कि पूरे खित्ते के सियासी नक्शे को बदल कर रख दिया है। इस तमाम करेंगे मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी इस वक्त ढाका से हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इन इलेक्शन को कवर करने वहां पर गए। माजिद निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप तकरीबन जो 500 बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन हैं उनके हमरा आप भी वहाँ पे मौजूद थे और आपने इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को देखा। ये बताइए, क्या 2024 के जो मुतनाज़े इंतखाबात थे उसके मुकाबले में क्या इन इंतखाबात को इंतहाई शफ़ाफ इलेक्शन कहा जा सकता है? जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि दोनों इलेक्शंस के दौरान जो इंतखाबी मुहिम थी, पोलिंग डे था, उस पर पॉलिटिकल वायलेंस, रिगिंग, हुल्लड़बाजी, गुंडागर्दी के जो वाकयात थे, अगर हम उनका कंपैरिजन करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क है। इस मर्तबा ये नंबर तकरीबन 6 से 7 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जबकि 500 के लगभग लोग जख्मी हुए हैं। और ये पूरे 2 महीने की जो इलेक्शन कैंपेन है और इलेक्शन डे का टोटल ये नंबर है। अगर इस नंबर को हम कंपेयर करें, जो कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज, प्रोटेस्ट हुए थे अवामी लीग के दौर में जब हुकूमत को जाना पड़ा था, उस वक्त ऑफिशियल जो डेथ टोल था वो 250 था, अनऑफिशियल 350-400 था।
तो जब आप उस नंबर को देखते हैं और इस नंबर को देखते हैं तो पता चलता है कि वाकई यहाँ पर एक ऐसा माहौल था कि जिसमें लोगों ने अपनी मर्जी से वोट डाला है और उन्हें पोलिंग स्टेशन जाते हुए कुछ था, कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और जहां पे जो भी छोटे मोटे वाकयात हुए उनको फौरन रिपोर्ट किया गया और ठीक है, सिचुएशन को चले मैनेज ठीक है। किया गया। इसीलिए आपने कंपैरिजन दिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये बताइए जो साबिका हुक्मरान जमात थी हसीना वाजिद की, आप जाहिर है कि उसके ऊपर पाबंदी अवामी लीग उन्होंने बाइकआउट भी किया, तो एक बड़े पॉलिटिकल स्टेक की अदम मौजूदगी में क्या इन इलेक्शन की साख पर सवालिया निशान नहीं उठ रहा? जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोगों से मेरी बात हुई है जो पॉलिटिकल प्रोसेस को समझते हैं। उनका ये ख्याल जरूर था कि इससे अवामी लीग का क्लोजर नहीं होगा, वो एक अनफिनिश्ड एजेंडा के तौर पर 2-3 साल बाद दोबारा उभर के आ सकती है। तो असूलन तो यही होना चाहिए था कि इलेक्शन के जरिए ही उनको आउट किया जाता। ताहम पिछले 15 साल में जिस तरह से उन्होंने किया, और यहाँ पर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक लंबी फहरिस्त है, उसके बाद जब उनसे निजात मिली है तो लोगों ने इस हवाले से खुशी का इजहार और इत्मीनान का इजहार ही किया है। लेकिन असूली तौर पर यह बात दुरुस्त है कि उनको सियासी तौर पर ही नॉकआउट करना चाहिए था, और इसीलिए उन्होंने बाइकआउट भी किया है। उन्होंने ये नो वोट विदाउट वोट जो कि उनका स्लोगन था, तो इसलिए अवामी लीग का फैक्टर बिल्कुल मौजूद रहा है। अगरचे ऑर्गेनाइज्ड वे में उन्होंने किसी के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं की, लेकिन अमूमी तासुर यही है कि चूंकि उनकी जमात इस्लामी से एक डायरेक्ट मुखालफत थी, तो हो सकता है कि अवामी लीग के कुछ लोगों ने बीएनपी को बराए मुखालफत जो है वो वोट कास्ट किया हो। ओके, अच्छा, अब इन इलेक्शन को जेनजी से मुतासरा इलेक्शन जो है वो कहा जा रहा था, तो व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन पोलिंग स्टेशंस पे इस पूरी इलेक्शन कैंपेन में जो जेनजी है, जो नौजवान है, उनका क्या जोशो खरोश देखा गया? जी बिल्कुल, जोशो खरोश का सबूत यह है कि कल पोलिंग के अमल में भी खवातीन और नौजवान बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद थे। और इससे पहले जो जेन जी की सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये है कि उन्होंने जुलाई चार्टर के नाम से जो एक रिफॉर्म्स का एजेंडा मंजूर करवाया नेशनल कंसेंसस कमीशन से, वो उनकी कामयाबी। और उस आईनी रेफरेंडम के लिए अभी तक गैर हतमी तौर पे लोगों ने हाँ का वोट ही दिया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनका जो एजेंडा था उसको अवाम ने जरूर पसंद किया है कि सिस्टम को बेहतर होना चाहिए। लेकिन उनकी जो सीट्स थी उनका नंबर इतना ज्यादा नहीं आया, 5 के लगभग उनके लोग कामयाब हुए हैं। इससे पता चलता है कि वो इंतखाबी सियासत में नए हैं। सबसे उनकी कम उम्र पॉलिटिकल पार्टी थी, लोगों ने प्रेफरेंस दी है तजर्बाकार लोगों को, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने उनके उस एजेंडे को मुस्तरद भी नहीं किया। नहीं, तो ये मेजॉरिटी, ये जो वोटर की मेजॉरिटी एक इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उसको किस तरह से आप कहेंगे कि वोटर की मेजॉरिटी कि उन्होंने किसी मतलब एक होता है महज जोश से काम नहीं लिया, होश से भी यहां पर काम लिया गया? जी बिल्कुल, दोनों बातें हुई हैं। उसकी वजह यह कि अगर एक तरफ बीएनपी को वोट मिला है और जमात इस्लामी और एनसीपी को नहीं मिला, तो दूसरी जानिब उन्होंने रिफॉर्म्स के एजेंडे को मुस्तरद नहीं किया, क्योंकि रिफॉर्म्स का जो एजेंडा है वो टिपिकल एनसीपी और जेआई का आइडिया है, और यूथ और स्टूडेंट यूनियंस के प्रेशर के ऊपर वो सारा कुछ किया गया था कि मुल्क के सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, आईनी कानूनी इस्लाहात होनी चाहिए, एक अपर हाउस बनना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर्स की जो टर्म है उसको लिमिट करना चाहिए। तो ये इस तरह की 70 से 80 सिफारिशात हैं जो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था। तो अब आने वाली हुकूमत 180 वर्किंग डेज में उसके ऊपर बाकायदा काम करेगी। वो कानून साज असेंबली के साथ साथ दस्तूर साजी भी करेगी, ताकि एक मजबूत बुनियाद पर वो रिफॉर्म्स हो और इलेक्टेड गवर्नमेंट फिर उनको आगे लेकर चले। अच्छा, अब ये जो उबूरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब की और ज़ाहिर की जो निगरान हुकूमत रादर जिसको हम जिस तरीके से ले सकते हैं, उनके जो कमिटमेंट थी इंतखाबात के हवाले से, आप समझते हैं कि एक उन्होंने बेहतर डिलीवर किया, और फिर दूसरा ये रिवायत जो है खुद किस तरह की इसको मस्बत करार दिया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत मुस्बत है, और पाकिस्तान को भी इस तजर्बे से सीखने की इसलिए जरूरत है कि गुज़िश्ता 2 दिन में इलेक्शन की रात को भी उस तरह से कोई हुल्लड़बाजी गुंडागर्दी नहीं हुई, किसी ने दूसरे पर धांधली का इल्जाम नहीं लगाया,
अमूमन छोटी मोटी शिकायतें तो बिल्कुल रिपोर्ट की गई हैं, लेकिन अमूमन एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो किया दोनों जमातों ने। कहीं पर कोई कबल अज वक्त मिठाई नहीं खाई गई, कोई ढोल ढमक्का नहीं हुआ, बल्कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आने वाले रिजल्ट्स का बाकायदा इंतजार किया गया। और आज जुमे के बाद, जुमे की नमाज के बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी जो बाज़ाब्ता उनके बयानात हैं या जो प्रेस से इंटरेक्शंस हैं उनको उन्होंने किया। उससे पहले बिल्कुल वो खबरें दे रहे थे, लेकिन वो साथ ही कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की जो नताइज हैं उनका इंतजार करना चाहिए ताकि एक क्रेडिबल यानी इंफॉर्मेशन आए। आप ये और कह रहे हैं उसके कि अंदर ये जो गैर जानिबदार निगरां या ऊपरी हुकूमत का मॉडल जो है ये काबिल तकलीद है। हमारे यहाँ तो रात 2-2:30 बजे जो है विक्ट्री स्पीच करके और जाके सो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है अगले 2 दिन तक रिजल्ट ही नहीं आते, जब आते हैं तो सब बिल्कुल पलट चुका होता है। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस आपने देखा होगा माजिद साहब। जी बिल्कुल, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि हमारे कुछ साथी दोस्त रात को इसी पाकिस्तान के मिजाज के तहत ही वो मुख्तलिफ कैंपों में गए। इवन वो तारिक रहमान जो अब आइंदा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उनकी रिहाइश गाह पे गए, लेकिन वहां पर कोई ढोल ढमक्का नहीं था, कोई खाबे नहीं चल रहे थे, कोई आतिशबाजी नहीं हो रही थी, बल्कि वो लोग क्रेडिबल जो इंफॉर्मेशन है इलेक्शन कमीशन की उस पर रिलाय किए हुए थे। और वो ये बात कह रहे थे कि हमें इतनी सीटों पर बढ़तरी है, इतनी पर बढ़तरी है, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे थे कि हम इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स का इंतजार करेंगे ताकि मुल्क के अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई केओस ना हो। ठीक, अच्छा एक लास्ट बिल्कुल जरा हटके मैं ये पूछना चाहूंगा, आप ज़ाहिर के पाकिस्तान से गए और इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो एक बाहमी भाईचारा आप कहें, अंडरस्टैंडिंग कहें, वो क्या लेवल आपको मिला? किस तरह का रुझान वहाँ के जो बांग्लादेश की आवाम है वो पाकिस्तानियों के लिए रख रही है? और फिर जो क्रिकेट वाले मामले के ऊपर भी जनाब। जी बिल्कुल, क्रिकेट वाले मामले पर तो चूंकि वो एक रिसेंट कदम था तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव सुनने को, और अमूमी तौर पर यहाँ पर फिजा बहुत मुस्बत है। और इसके साथ साथ वो मोहतात अंदाज में ये भी बावर करवाते हैं कि हम किसी भी मुल्क के साथ बरादराना ताल्लुकात रखने को तैयार हैं, लेकिन उसमें हमारी जो सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हम किसी की कॉलोनी नहीं बनना चाहते। उनके सामने इंडिया का एक तल्ख मॉडल है कि जिसमें शेख हसीना की गवर्नमेंट में इंडिया का इन्फ्लुएंस हद से बढ़ गया था, तो इसलिए वो पॉजिटिव हैं, ओपननेस से चीजों को आगे लेके चलना चाहते हैं और मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहते हैं। माजी की जो हमारा एक तल्ख माजी है उस पर बहुत कम बात करते हैं, कोई शिकवा शिकायत नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना। बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद निजामी साहब ढाका से इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और दुआ यही है, तवक्का यही है कि ये इलेक्शन न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए एक नेक शगुन साबित हों। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।